हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे आने वाले नीट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज। और आज हम उस सीक्वेंस से बात करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, जो भी 2016 से 25 तक जो भी नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उनको सिंगल लेक्चर में हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर रिसेंट 2025 से। ठीक है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज प्रोडक्ट। किस रिएक्शन में बेंजीन नहीं बनता है? तो अलॉन्ग विथ ऑप्शन हमको, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन तो अलग बात है, लेकिन सारे ऑप्शन के हमको क्या देखना है? प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने कहा डिस्कशन तो अलग बात है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का रिएक्शंस का रिवीजन। रिएक्शंस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो भी हमने रिएक्शन पढ़े हैं उनका रिवीजन। तो पहले ऑप्शन में देखते क्या बनेगा। तो ये हमने पढ़ा है, जब एथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब चाहे आयरन ट्यूब, तो इसके 3 मॉलिक्यूल मिलके क्या हो जाते हैं? साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन। साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन ऑफ एथाइन, और इसमें बन जाता है क्या? बेंजीन। एल्काइन में हमने डिटेल देखा है मैकेनिज्म वाइज किस तरह से साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन होता है। 3 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? एथाइन के 3 मॉलिक्यूल मिलके बेंजीन बना लेते हैं। तो पहला तो बेंजीन बन जाएगा, पहले ऑप्शन में बेंजीन बन जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है, ये है डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ हीटिंग कराते हैं, वाटर के साथ वार्म करते हैं, तो बेंजीन नहीं बनता है, इसमें क्या बनता है? फिनॉल। इसके रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंडमेयर, गटरमैन, स्कीमैन रिएक्शन। साथ साथ में बहुत सारे रिएक्शन देखे थे हम H3PO2 के साथ, C2H5OH के साथ, ठीक है, रिडक्शन इसका। डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन, डायजोनियम क्लोराइड के सारे रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एक रिएक्शन ये है फिनॉल। खैर आंसर तो आ गया कि आंसर विल बी बी, क्योंकि बी में बेंजीन न बन के क्या बनेगा? फिनॉल। बेंजीन न बन के क्या बनेगा? फिनॉल। सी में देख लेते हैं। सी है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सी क्या है? जब सोडियम बेंजोएट का NaOH CaO सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, NaOH CaO, तो Na2CO3 आपको हटा देना है। ये पूरा Na2CO3, इसमें से Na2CO3 निकाल दो, Na2CO3 CO2, ये पूरा Na2CO3 हटा दीजिए, पूरा Na2CO3 हटा दीजिए, और क्या बन जाएगा? ये बेंजीन। इसमें भी बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट है जो डी ऑप्शन है, वो है एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। रिएक्शन के नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि आप उन रिएक्शंस को पढ़िए। क्वेश्चन, मैंने हमेशा कहा क्वेश्चन की गारंटी नहीं है कि ठीक है रिपीट होगा, लेकिन जो रिएक्शन जिस रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन आया है, उन रिएक्शंस पे बेस्ड अगली बार भी क्वेश्चन आएंगे, और उसके अगली बार भी क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या था? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन, ठीक है। ये है ट्राइमेराइजेशन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन के रिएक्शन। साथ साथ में है ये कौन सा रिएक्शन? एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, इस केस में भी जब हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन होगा, हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन कराएंगे, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड चाहे क्रोमियम ऑक्साइड Al2O3 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये भी एरोमेटाइज होके क्या बनाता है? बेंजीन। भाई एल्केन का फॉर्मूला है C6H14, उसमें से 8 हाइड्रोजन हटा दो, C6H14 मतलब डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सा है? डी हाइड्रोजनेशन। एल्केन में से, हेक्सेन में से 4 हाइड्रोजन हटा दो, बेंजीन बचा C6H6। तो आंसर तो इसका है बी, बाकी समय बेंजीन बन जाएगा। बी में क्या बनेगा? फिनॉल। बी में बनेगा फिनॉल। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, तो जो भाई ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा, जो ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा वो डिक्लोराइज कर देगा, अदरवाइज नहीं। अब देखिए एल्कीन तो रिएक्शन करते ही है, एल्कीन का रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन पहला देखिए ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, ठीक है, Br2H2O से, तो क्या बनता है? हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। पढ़ा आपने एल्कीन में, हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। एक जगह Br लगेगा, एक जगह OH लगेगा। और अगर Br2 वाटर से रिएक्शन हो गया, पाई बॉन्ड हटाना है, और मॉर्कोनी का एडिशन ऑफ, ठीक है, Br2 और वाटर है, यहाँ लगेगा OH, किनारे पर लगेगा Br।
हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। बिल्कुल इस रिएक्शन में चूंकि Br2 ऑटो सिलेक्शन हो रहा है तो वो डिकलराइज हो जाएगा। फिर बी वाले रिएक्शन में ये तो ए ऑप्शन हो गया, ये तो हो गया ए ऑप्शन, बिल्कुल रिएक्शन होगा तो इसमें अगर इसका ब्रोमीन वाटर सिलेक्शन कराते हैं, एनिलीन का जब ब्रोमीन वाटर सिलेक्शन कराते हैं तो क्या बनता है 246 ट्राई ब्रोमोनिलीन। 246 ट्राई ब्रोमोनिलीन का क्या बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। 246 ट्राई ब्रोमोनिलीन का क्या बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बिल्कुल ये भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देगा। बिल्कुल जहां रिएक्शन होगा वहां डिकलराइज होगा ब्रोमीन वाटर। फिनॉल, इवन फिनॉल का भी ब्रोमीन वाटर से आप कराओगे तो इसमें भी 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, जैसे एकदम सिमिलर एनिलीन के सिमिलर है रिएक्शन, इसमें भी इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। साइक्लोहेक्सेन से कोई रिएक्शन नहीं है ब्रोमीन वाटर का, साइक्लोहेक्सेन से सच कोई रिएक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस आंसर यही है, साइक्लोहेक्सेन कैन नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। बाकी रिएक्शन सामने लिखे हुए हैं। ये दोनों तो टेस्ट है भाई एनिलीन के फिनॉल के, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है दोनों केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। हेलोहाइड्रिन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन और OH ग्रुप रिबिशनल पोजीशन पे लगे हो, हेलोजन और OH ग्रुप नेबरिंग पोजीशन पे लगे हो, दे आर कॉल्ड हेलोहाइड्रिन्स। नेक्स्ट रिएक्शन, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें क्या क्या बनेगा एक एक करके देखते हैं। पहले इस कंपाउंड का कराना है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा है तो ये है एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr। ठीक है, खैरास इफेक्ट हमने पढ़ा, खैरास इफेक्ट, ये है एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr। एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन होगा तो पाई बॉन्ड हटेगा, यहां Br लगेगा और यहां पे H लग जाएगा। ठीक है, एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन, यहां Br और वहां पे H। फिर क्या कराना है केसियन से, केसियन से क्या होगा Br हट के Cn लग जाएगा, Br SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, SN2 Br हट के Cn, Br हट के Cn। फिर है इसमें उसका रिडक्शन कराना है Na इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। अब ये रिएक्शन का नाम याद करिए, ये रिएक्शन Na एमएलगम एथेनॉल, इसको बोलते हैं जब साइनाइड का रिडक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल कराते हैं तो क्या बनता है प्राइमरी अमाइन, और इस रिएक्शन का नाम भी है मेंडियस रिडक्शन। याद रखिए, साइनाइड का जब रिडक्शन कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, उससे बनता है क्या प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, और ये है मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। तो क्या बनेगा CH2NH2, CH2NH2। तो ये आगे सारे प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, खैर सिंगल आंसर था तो मेजर प्रोडक्ट तो लास्ट वाला ही, साइनाइड का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथेनॉल इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एज पर इक्वेशन। तो हमने पढ़ा एल्केन के ऑक्सीडेशन में अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आप एल्केन बोलते हैं। नाम इसलिए हमेशा मैं रिफर करता हूं कि अगर आपने एल्केन नहीं पढ़ा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आप जो चाहे देख सकते हैं। ये टॉपिक है कौन सा, तो ये है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अब इसमें हमने पढ़ा कि अगर टर्सरी एल्केन हो, टर्सरी तीनों ग्रुप, ठीक है, अगर 3 डिग्री ये कार्बन हो, जरा देखिए, और इसका हम KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराते हैं, KMnO4 से, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन तो क्या होता है H हट के OH लग जाता है। ये हमने पढ़ा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में, मतलब तीनों R क्या होना चाहिए, R शुड बी एल्काइल ग्रुप मिथाइल। चलिए बी, बी। इसी सीक्वेंस में हमने कॉपर के प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हमको एल्केन का पढ़ा है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन याद रखिए, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एल्केन में 11th हाइड्रोकार्बन।
आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए क्या है, ये है कौन सा, ZnHgScl, क्या बोलते हैं इसको, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें जब एल्डिहाइड को कीटोन का क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, जब एल्डिहाइड चाहे कीटोन का जिंक अमलगम HCl से रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड O जो है उसको हटा के 2H लगाओ, एल्केन बनता है। और क्या, एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनता है, इसमें एल्केन, डबल बॉन्ड O को हटा के 2H लगा दीजिए। अब तो आप समझ गए होंगे, सीधे प्रोडक्ट है भाई, जहां जहां डबल बॉन्ड O है उस दोनों डबल बॉन्ड O को हटा के 2H लगाओ, डबल बॉन्ड O को हटा के, कितना सिंपल है, 2H लगाओ तो क्या, ये है प्रोडक्ट। दिस इज ए, दिस इज ए क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाते हैं, इसमें एल्केन, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एल्केन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि एल्केन के मॉलिक्यूल में न डायपोल है, पोलर तो होते नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है, तो बचा उनमें उनमें मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन से हैं, एल्केन के केस में, उनके केस में होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, डिस्पर्सन फोर्सेज, वॉन डर वाल फोर्सेज, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज। और वो किस पे डिपेंड करते हैं, साइज पे। साइज जितना ज़्यादा होगा, साइज जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का, साइज जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिस्पर्सन फोर्सेज भी स्ट्रांग होंगे। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिस्पर्सन फोर्सेज भी स्ट्रांग होंगे। तो एल्केन के मॉलिक्यूल में केवल हम डिस्पर्सन फोर्सेज कंसीडर करते हैं। अब उस केस में बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू साइज, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब जरा देखिए, जैसे ही आप मेथेन से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की ओर जाएंगे साइज बढ़ेगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, होमोलॉगस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर जो डिस्पर्सन फोर्सेज है वो स्ट्रांग होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ से क्लियर है आंसर। अगर हेक्सेन और हेप्टेन में कंपेयर करें, भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, एथेन बड़ा है मेथेन से, प्रोपेन बड़ा है एथेन से, डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग फोर्सेज होंगे वो किस में होंगे, हेप्टेन में। बड़े क्लियर है, हेप्टेन में। फिर आएगा हेक्सेन, हेक्सेन, फिर खुद देख लो, ब्यूटेन है और 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन में और ज़्यादा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अरे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर उसके अलावा हमने देखा था भाई आइसोमर्स, खैर ये आइसोमर का केस नहीं है। आइसोमर में क्या करते हैं भाई, आइसोमर में क्या होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी। आइसोमर के केस में हमने किया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन में, ये आइसोमर तो नहीं है। अगर आइसोमर हो जाए, आइसोमर हो जाए तब क्या करते हैं, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगा, और सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। लेकिन खैर यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया, इसके बाद फिर आ जाएगा क्या, ब्यूटेन इटसेल्फ, फिर आ गया क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ देखो ना, ये देखो, इनको देखना जरा, ये वाले, ये है इनका, इसी की बात मैं कर रहा था भाई, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में जरा देखिए, नंबर ऑफ कार्बन जब सेम, अभी तो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिस्पर्सन फोर्सेज स्ट्रांग होंगे और वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन के केस में देखिए, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन के केस में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम, क्या बोला मैंने, ब्रांचिंग बढ़ेगा, ब्रांचिंग होगा तो सरफेस एरिया घटेगा। ब्यूटेन का चूंकि ओपन चेन है, ब्यूटेन का चेन क्या ओपन है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। 2 मिथाइल प्रोपेन में ब्रांचिंग हो गई, सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो गया, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से क्या होगा, कम। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पहले नंबर ऑफ कार्बन देखिए, सिंपल सी बात, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इन केस नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, इन केस नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए तो सरफेस एरिया देख लीजिए, जितना चेन खुला होगा, जितना ओपन चेन होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो पहले हमने वही किया, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा उसको आगे करिए। F10 में सबसे ज़्यादा 7 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन। अब इन दोनों में दिक्कत थी 4 4 कार्बन की, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में। फिर वहाँ हमने ब्रांचिंग की बात की, ब्रांचिंग से घटता है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया घटने से घटता है डिस्पर्सन फोर्सेज, उससे घटते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये है, पहले इसका कराना है, चलिए देखते हैं कि करके। स्टायरीन है ये,
पहले इसका HBr कराना है हम लोग, ठीक है, ब्रेक करके करेंगे इसको। HBr क्या होगा, ये मॉर्कोनी कॉम्बिनेशन, यहाँ Br जुड़ेगा, ठीक है। मैकेनिज्म हमने देखा है, कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, यार यहाँ मैकेनिज्म नहीं, शॉर्टकट यहाँ लग जाएगा। ये है HBr का प्रोडक्ट। फिर इसे कराना है Mg ड्राई ईथर। अब हैलाइड का Mg ड्राई ईथर कराओगे, हैलाइड्स का Mg ड्राई ईथर क्या कराओगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ से क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए देखिए, इसका कराएंगे तो MgBr, यहाँ लग जाएगा MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3। फिर इस ग्रिग्नार्ड का कराएंगे हम CO2 से, CO2 अब ग्रिग्नार्ड में यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज, यहाँ पे होता है ग्रिग्नार्ड अगर रिएजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल माइनस। इस पार्शियल, क्योंकि Mg प्लस है, Mg पे पार्शियल प्लस, यहाँ माइनस, इस पार्शियल माइनस का यहाँ CO2 पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यही तो है R माइनस। ग्रिग्नार्ड क्या है, एनायन तो नहीं है लेकिन कार्बनायन का एक सोर्स है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज जो है इस कार्बन पे क्या होगा, रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अब देखिए डिटेल लिस्ट सारे। अब ये CH3, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, CH डबल बॉन्ड O, CH रहेगा यहाँ पे, O माइनस MgBr प्लस, ये बनेगा पहले बिफोर हाइड्रोलिसिस। ये है बात बिफोर हाइड्रोलिसिस की, बिफोर हाइड्रोलिसिस। अब इसका हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, H प्लस। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, H प्लस। देखो O माइनस के साथ जुड़ जाएगा H प्लस, और ये बन जाएगा क्या, A प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज A। ये देखिए CH C डबल बॉन्ड OOH, तो ये प्रोडक्ट है A प्रोडक्ट, ये आ गया A प्रोडक्ट, नोट कर ले। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब CO2 सिलेक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे इस A का कराना है SOCl2, चलिए ऊपर लिख लेते हैं इसको। इस A का कराना है हमको, ये A जो प्रोडक्ट आया है ये है CH3COOH, इसका पहले कराना है SOCl2। जब SOCl2 से कराएंगे OH हटके क्या लग जाएगा, Cl, OH हटके लग जाएगा Cl, OH हटके Cl, क्या बनेगा, एसिड हैलाइड, COCl, एसिड हैलाइड। अब उस एसिड हैलाइड का हमको क्या कराना है, ठीक है, CH3NH2 से रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा एग्जांपल है, एडिशन एलिमिनेशन का, इसका शॉर्टकट देखेंगे। जब इसका CH3NH2 से कराएंगे रिएक्शन, जरा देखो ये रिएक्शन एग्जांपल है SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। कह रहे मैकेनिज्म पे नहीं जाना हमको, अब इसका CH3NH2 से कराना है तो क्या करना है, इसका H और Cl निकाल दो, शॉर्टकट इसका है, H और Cl निकाल दो, बाकी जो बचा उसको जोड़ दो, तो प्रोडक्ट बन गया B। H और Cl निकालिए और बनाइए एमाइड बन गया B, दिस इज B, नोट कर लो। ये है पूरा रिएक्शन सीक्वेंस। न्यूक्लियोफाइल का निकलेगा H, और एसिड हैलाइड का लिविंग ग्रुप जो कि Cl है, एमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमेथाइल डेक्फोरिन। और सिंपल है, 2,6 डाइमेथाइल डेक्फोरिन, पहले 10 कार्बन, डेक है 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डेक 4 पे इन लगा दीजिए, कहीं से गिनिए, उधर से गिनिए, इधर से गिनिए, 1 2 3 4, डेक 4 इन। फिर क्या लगाना है, 2,6 डाइमेथाइल, 2 पे मिथाइल लगाइए, 2 3 4 5 6 और 6 पे लगाइए, हो गया। क्या बात, सिंपल, 2,6 डाइमेथाइल डेक 4 इन, 10 कार्बन। An alkene on ozonolysis give methanol as one of the product. Its structure is, अब ठीक है, इसके लिए थोड़ा ओजोनोलिसिस का हम ट्रिक देखते हैं, बड़ा सिंपल रिएक्शन है।
ओजोलिसिस जब कराना होता है इसका O3ZnH2O किसी भी एल्कीन का कराएंगे तो क्या करना भाई, डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड मिटाइए। इस डबल बॉन्ड के, यही तो करना है, डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड को मिटाइए और दोनों कार्बन पे जो sp2 कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड ओ लगाइए। यही तो है सिंपल ट्रिक। यही एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं एल्कीन से। डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड मिटाइए, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगाइए। अब सब में हम चेक कर लेंगे, वैसे आंसर दिख रहा है लेकिन फिर भी सब में हम चेक कर लेंगे कि मेथनल SCHO किस में आता है। बहुत सिंपल है। अगर हम पहले में करते हैं, सारा प्रोडक्ट देख लीजिए, सारे प्रोडक्ट पहले में, यहाँ देखो डबल बॉन्ड मिटाया, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो लगाया, लेकिन भाई हमको चाहिए क्या, हमारा प्रोडक्ट SCHO आना चाहिए, हमारा एक प्रोडक्ट SCHO आना चाहिए। आया तो नहीं, अगली बार चेक करो। बहुत सिंपल है। इसमें भी डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड मिटाइए, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो लगाइए। अब इसको जरा देखिए, ये आ चुका है, यही तो है SCHO। अरे इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, इसको थोड़ा देखो, SCH2O है क्या, डबल बॉन्ड था, यहाँ दो ऐसे था H, देखिए डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड को मिटाइए और दोनों कार्बन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड हो। अब हमारा एक प्रोडक्ट आ चुका है SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल। सब में कर लीजिए, बाकी सब में कर लीजिएगा, नहीं आएगा। बाकी बड़ा सिंपल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस। दोनों बॉन्ड मिटाया, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया, चेक कर लीजिए आप किस में आ रहा है मेथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर बी था। आगे भी आप देख सकते हैं, नहीं आएगा उसमें। फिर which one of the following is the example of electrophilic substitution? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस टाइप के कंपाउंड का मेन रिएक्शन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, बेंजीन और उसके भाई लोगों का, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का। देखिए जरा इसका कैरेक्टर क्या होता है। इसमें क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसका, नाम ही है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नाम में ही क्लियर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा रहा होगा, एक को इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। अब जरा देखिए, और ये मेन किसका रिएक्शन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मेन रिएक्शन है ये, उनका ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। जैसे बेंजीन में किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बेंजीन का H+ हटता है, बेंजीन में से H+ हटेगा और वहां लग जाएगा E+। तो चूंकि H+ को एक इलेक्ट्रोफाइल को एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें कई कैटेगरी पढ़े हमने, जहां E+ हमने पढ़ा क्या क्या हो सकता है, Cl+ हो सकता है, हेलोजिनेशन, Br+ हो सकता है, NO2+ जिसको नाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, R+ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, RCO+ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, SO3 फिडेल, ठीक है, सल्फोनेशन। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल और भी तमाम रिएक्शन हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आता है। मेन उनका वही रिएक्शन है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अब क्लियर है, हमारे पास आंसर क्लियर है कि ये आंसर क्या होगा, डी। देखो बेंजीन में से लग तो रहा है बेंजीन का H+ हटा है और यहाँ आके लगा है Cl+। आप चाहे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़िए, आपको डिटेल मैकेनिज्म मिलेगा कि किस तरह से Cl+ बनता है, कैसे वो बेंजीन से आके जुड़ता है। लेकिन फिलहाल रिएक्शन देख के, बेंजीन का H+ हटा है, वहाँ Cl+ आके लगा है, तो ये है H+ हटा, एक इलेक्ट्रोफाइल हटा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल Cl+ आके लगा, तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या है, एन एल्कीन ओजोनोलिसिस से, अब एक कोई एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस से क्या बनता है, प्रोपेनोन और एथेनॉल। अब उल्टा चलना है, अब उस एल्कीन का HCl कराने पे कोई प्रोडक्ट बी बनता है, मेजर प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, तो ओजोनोलिसिस का उल्टा हिसाब देखिए, हम बनाएंगे पहले प्रोपेनोन, ये है प्रोपेनोन और है एथेनॉल, लीजिए एथेनॉल ड्रॉ करिए, ठीक है, यही तो है एथेनॉल। अब क्या करना है, रिवर्स जाना हमको, मतलब ये तो प्रोडक्ट हो गए। अब हमको रिएक्टेंट की ओर जाना है, तो क्या करना है, डबल बॉन्ड हो के दोनों बॉन्ड मिटाइए, दोनों कार्बन पे जो डबल बॉन्ड हो है, डबल बॉन्ड हो मिटाइए और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया रिएक्टेंट आ गया। देखो जरा रिएक्टेंट आ गया कि नहीं, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, दिस इज ए, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, ये तो ए आ गया। अब इसका कराना है HCl से रिएक्शन, अब इसका कराना है HCl से, तो क्या करना है भाई, HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या, हाँ, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनता है
और इसमें जुड़ेगा यहाँ पे Cl, ठीक है। कार्बोकेटाइन जहाँ स्टेबल बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैं मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। उस कार्बन पे जुड़ेगा Cl, बगल वाले कार्बन पे जुड़ेगा क्या, H, और ये तो ये हो गया B। 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। यहां जुड़ा है Cl, बगल में जुड़ा है H। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन बाई, ठीक है, substitution reaction to form alkyl bromide, which by Wood's reaction is converted into gaseous hydrocarbon having less than 4 carbon, A each, ठीक है। ए कोई हाइड्रोकार्बन, उसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं और ब्रोमीन देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन देखो जरा, अब जरा देखिए, आगे हमको क्या कराना है, ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट कराना है और एल्काइल हैलाइड बनाना है। अब देखिए, अगर हम, ये तो कंफर्म है कि चूंकि ब्रोमीन से हो रहा है हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका है, एल्केन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका है, एल्केन का। जैसे मेथेन है, मेथेन का Br2HNO कराते हैं तो क्या बनता है, H हट के Br लगता है। एथिन का करा सकते हैं, तो एल्केन का कोई रिएक्शन है, उससे बनता है एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड का फर्दर रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अब जरा देखिए, एल्केन वाले ऑप्शन हम चेक करते हैं, एल्केन वाले ऑप्शन हम चेक करेंगे, तो वो है पहला ऑप्शन, ठीक है, हिट एंड ट्रायल। Br2HNO, मान लो कि ये वाला एल्केन, भाई एल्केन कौन सा, ये तो एल्काइन है, इसको छोड़िए, एल्कीन छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, एल्केन दो ही, या तो एथेन या तो मेथेन, या तो एथेन या तो मेथेन, ठीक है। अगर हम एथेन लेते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल, तो इसमें क्या होगा, Br2HNO कराओगे, H हट के Br लग जाएगा, H हट के Br लग जाएगा, H हट के Br लग जाएगा। अब इसका हम वुड्स रिएक्शन कराते हैं, वुड्स रिएक्शन क्या होगा, Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर कराएंगे तो वुड्स का ट्रिक क्या है भाई, इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे, ये है वुड्स रिएक्शन का ट्रिक, मैकेनिज्म नहीं, बस शॉर्टकट। एथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें से हम क्या निकाल देंगे, 2NaBr अलग कर देंगे। एथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, 2NaBr अलग कर देंगे, अब बाकी जो बचा उसको जोड़ दो, ठीक है, बाकी जो बचा उसको जोड़ दीजिए। यहां से 2NaBr हटाते हुए जो बचा है, क्या बचेगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, ये बन जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और है, लिखा है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए जिसमें 4 कार्बन से कम हो, ये मेन बात है। बन गया बिल्कुल, यहां भी हाइड्रोकार्बन ही बना, ब्यूटेन बना है, लेकिन ब्यूटेन में दिक्कत क्या है, ब्यूटेन में है 4 कार्बन, ब्यूटेन में है 4 कार्बन, तो ऑप्शन अपना ये नहीं है, सी नहीं हो सकता। हमने सी ऑप्शन को चेक किया, लेकिन सी के केस में क्या हो गया, ब्यूटेन बन गया, उसमें 4 कार्बन है। आप चलिए डी, डी चेक कर लेते हैं, मान लो वो मेथेन है, मान लेते हैं वो मेथेन है, फिर से रिएक्शन, मेथेन का Br2HNO कराओगे तो क्या बन जाएगा, H हट के Br लगा। अब वही ट्रिक है, इस CH3Br का Na ड्राई ईथर कराइए, यही ट्रिक सामने है, दो मॉलिक्यूल लेंगे, 2NaBr हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा इस केस में, एथेन। इस केस में क्या बन गया देखो जरा, अगर आप मेथेन से शुरू करते हो तो एथेन बन जाएगा, तो ऑप्शन तो यही है, ऑप्शन तो यही है, जिसको केस में क्या है, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कन्फॉर्मेशन कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कन्फॉर्मर्स याद होगा, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एथेन के दो ही सिग्निफिकेंट कन्फॉर्मर्स है, एथेन के दो सिग्निफिकेंट कन्फॉर्मर्स है, एक है एक्लिप्स्ड, एक क्या है, एक्लिप्स्ड, ये बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, ठीक है। अब इसको हमने, ठीक है, बैक कार्बन को हमने, बैक कार्बन ये है फ्रंट कार्बन, ये तो है फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। अब इसको हमने बैक कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया, बैक कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपको मिलता है इसका दूसरा कन्फॉर्मर, जो कि कहलाता है क्या, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। लेकिन अब इन सब चीजों में
इन सब चीजों में जो CH बॉन्ड का भी सिंपल सी बात है, आप इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में देख लीजिए, सिंपल सॉहर्स में ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आते कैसे है भाई? ये हो गया एक्लिप्स कन्फर्मर। हम क्या करते हैं भाई, एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे घुमाते हैं, किसी एक कार्बन को होल्ड करके किसी एक कार्बन को, ये दोनों कार्बन है, या तो इसको या तो इसको, किसी एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे घुमाओगे, किसी एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे घुमाएंगे, तो बॉन्ड एंगल इंडिविजुअल जो है CHH, इस टाइप के बॉन्ड एंगल जरा देखिए, क्योंकि 3 बॉन्ड एक साथ घूमेंगे, ये बॉन्ड एंगल तो नहीं चेंज होगा, ये बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ का क्या फर्क है, बस H की पोजीशन, वो तीनों H बदलते रहेंगे। भाई आप क्या कर रहे हैं, किसी एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे को घुमाई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के राउंड देखो, इस सिग्मा बॉन्ड के राउंड हम रोटेशन करा रहे हैं, तो कन्फर्मर्स मिलते हैं हमको बहुत सारे। तो बॉन्ड रोटेशन से जरा देखिए, ये जो एंगल है CHH, ये कोई भी बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल, इन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई तीनों H जब भी होंगे, ठीक है, ये है मान लो 3, ठीक है, 3 H यहाँ लगे हैं यहाँ पे, और 3 H इस किनारे पे, किसी कार्बन को घुमाते रहिए, तीनों जो होंगे एक साथ घूमेंगे, उनके बीच में इंडिविजुअल बॉन्ड एंगल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ, क्या CH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बदल जाएगा? बॉन्ड घुमाने से बॉन्ड लेंथ नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। बदलता है क्या? डायहेड्रल एंगल, वो प्लेन का एंगल बदलता है। इंडिविजुअल बॉन्ड एंगल जो है CHH के बीच में, ठीक है, वो नहीं बदलेंगे। CH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ भी बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो दोनों चीजें क्या होंगी, वही पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम, जो फ्रंट पे है 3H और बैक पे जो 3H है, उनकी पोजीशन बदलती रहेंगी, उस हिसाब से एक्लिप्स कन्फर्मर है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मर है, वो दूसरी बात है, उससे कुछ नहीं होगा। बॉन्ड रोटेशन से इंडिविजुअल बॉन्ड एंगल चाहे लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एल्काइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्काइन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 कैटलिस्ट लेते हैं। तो पहले क्या होगा इसमें, सिंपल ट्रिक, मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर होगा। मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर होगा तो बीच में जुड़ेगा OH, पाई बॉन्ड मिटाइए, ठीक है, बीच में जुड़ेगा OH, ये है क्या लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट, मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर होगा, पहले मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा। अब ये है इंटरमीडिएट जो इन्होंने A लिखा है, अब ये है इनऑल फॉर्म, और हमने देखा कि मोनोकार्बोनिल कंपाउंड के कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं। टॉटोमर अगर आपने पढ़ा है टॉटोमेरिज्म, तो ये टॉटोमराइज होके अपना मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा है इसका, कीटो फॉर्म, दैट इज एसीटोन, दिस इज बी एसीटोन। नहीं पढ़ा था आइसोमेरिज्म, पढ़िए भाई, दोनों लोग रहेंगे, इनऑल फॉर्म में रहेगा लेकिन कीटो फॉर्म में रहेगा, लेकिन परसेंटेज किसका ज़्यादा होता है, इस केस में परसेंटेज रिलेटिव, ठीक है, कंटेंट जो होता है कीटो फॉर्म का ज़्यादा होता है, और मेन प्रोडक्ट तो वही बनेगा, ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा अमाउंट एसीटोन का होगा ना कि उसके इनऑल फॉर्म का। पहले क्या हुआ, मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर, किनारे पे जुड़ेंगे, बीच में OH, बन गया इनॉल, और इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज होकर बना के देगा अपना मोर स्टेबल कीटो फॉर्म, मोर स्टेबल कीटो फॉर्म। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्या है भाई, ये पहले देखिए मेन कौन सा रिएक्शन है, हमने देखा फेरेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, याद करिए जरा, जब बेंजीन का RCl AlCl3 से कराते हैं तो Cl हटता है, बेंजीन पे R ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फेरेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन वहीं पे हमने ये भी पढ़ा कि ये एल्काइलेशन, ठीक है, इसमें क्या किया, बेंजीन का फेरेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है, तो बेंजीन का रिएक्शन कराया किसी एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, और वो एल्काइल ग्रुप आगे जुड़ गया, बाद में रीअरेंजमेंट होता है वो दूसरी बात है। लेकिन बेंजीन का एल्काइलेशन हम अलग तरीके से भी करा सकते हैं। बेंजीन का एल्काइलेशन जरा याद करिए, कुछ स्पेशल रिएक्शन नहीं है, एक बार बस हमको हिंट तो याद आना चाहिए। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन किसी एल्कीन से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट HF BF3 कुछ भी H+, अगर बेंजीन का रिएक्शन, ठीक है, सबसे फेमस बेंजीन का एल्काइलेशन कराने का फेरेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का यही तरीका सबसे फेमस, लेकिन फेरेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हम दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं। इंस्टीड ऑफ हैलाइड, इंस्टीड ऑफ एल्काइल हैलाइड, वी कैन आल्सो यूज एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H+ कैटलिस्ट। एक बार इसको समझिए, समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप एल्कीन लेते हैं H+ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, HF कैटलिस्ट है कुछ नहीं,
H प्लस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लेते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ जुड़ेगा H प्लस, ठीक है, किनारे पे जुड़ेगा H प्लस और बीच वाले कार्बन पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन रिंग से आके बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग से जुड़ 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 जाएगा, ठीक है। अब तो हमको इसी रिएक्शन का यूज करना है, हमको इसी रिएक्शन का यूज करना है। यहाँ HF बस कैटलिस्ट है, HF रिएजेंट नहीं कैटलिस्ट है, एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट। इस रिएक्शन का हमको रेफरेंस, ये रिएक्शन कौन सा है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नहीं समझ में आ रहा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्लेलिस्ट, मैंने कहा कोई भी चीज़ पढ़िए सीक्वेंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सारे रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, लिमिटेशन और ऑर्थोपैरा, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग, सब कुछ करा रखा मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, तो वही हम रिएक्शन यूज करेंगे भाई। चलिए एकदम सेम, एल्कीन ही तो है, HF, ये यहाँ पे लगा, H प्लस जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, कहीं जोड़ दो किसी भी कार्बन पे, अरे दोनों में से, इन दोनों में से किसी कार्बन पे आप H प्लस जोड़ दीजिए, बगल वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब इसी को रिंग से जोड़ दीजिए, अब इसी को बेंजीन रिंग से जोड़ दीजिए, अब ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा जाके, अब ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, कहीं जोड़िए बेंजीन पे इसको कहीं जोड़िए, उससे मतलब नहीं, हो गया, बेंजीन पे कहीं जोड़िए इसको, दिस इज P, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। Which of the following can be used as halide component in Friedel-Crafts alkylation? ये हमने बात की कहाँ पे, लिमिटेशन ऑफ Friedel-Crafts, लिमिटेशंस ऑफ Friedel-Crafts हमने पढ़ा है। Friedel-Crafts में आपने ठीक है, लिमिटेशन ऑफ Friedel-Crafts रिएक्शंस, एल्काइलेशन, एसाइलेशन दोनों, उसमें हमने पढ़ा, ठीक है। अभी देखा हमने कि Friedel-Crafts में आप क्या लेते हैं, एक बार थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। Friedel-Crafts का बेंजीन लिया, उसका किसी हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एल्काइल ग्रुप लग जाता है और HCl निकल गया यहाँ पे। अब इसमें आप अगर स्टेप देखेंगे मैकेनिज्म में, RCl AlCl3, पहले क्या होगा, Cl इससे रिएक्शन करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो बन जाएगा R प्लस और AlCl4 माइनस, यही मेन। अब इसके आगे जरूरत नहीं है, बाकी R प्लस लगता है वो दूसरी बात है। क्या हुआ, Cl क्या हुआ, Cl अपने Cl क्या है भाई, Cl के पास लोन पेयर है, AlCl3 लेविस एसिड है, उसको भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, Al के पास है 3p ऑर्बिटल जो उसका खाली है। Cl ने अपने लोन पेयर उसके लिए, ठीक है, 3p ऑर्बिटल में दिया और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। इंपॉर्टेंट है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, अगर ये ब्रेक ना हो तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट यही। या आप हेलाइड ले सकते हैं, बिल्कुल आप एल्काइल हेलाइड लेते हैं, लेकिन किस टाइप के हेलाइड ले सकते हैं, इसमें आपकी लिमिटेशन है। किस टाइप के एल्काइल हेलाइड ले सकते हैं, ठीक है, उसमें आपकी लिमिटेशन है। अब जरा देखो, यहीं से हमको पता चल जाएगा कि क्या नहीं ले सकते। अरे सब तो हेलाइड ही है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथीन, ये सब तो हेलाइड ही है, तो क्या आर कुछ भी हो सकता है, यही तो पूछ रहे, क्या आर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने वहां देखो, उसको देखो, अगर आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो ये रिएक्शन तो भूल जाइए। क्यों, हमने पढ़ा है कि भाई इसको हटना है यहाँ से, अब तो यही चाहते ना, क्लोरो हो चाहे ब्रोमो हो, कुछ भी हो, इसको हटना है यहाँ से, फिर यहाँ केटायन बनेगा और रिंग से जुड़ेगा, लेकिन ये तो हटेगा नहीं। अगर आपने हैलाइड ढंग से पढ़ा है, हेलोएरिन्स, तो जानते हैं कि हेलोएरिन्स में जो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है बहुत मजबूत है, ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर। दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन उसमें रेजोनेंस है भाई, क्लोरीन और बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन, और इस कॉन्जुगेशन की वजह से इसी बॉन्ड Cl में है डबल बॉन्ड करेक्टर, हटेगा नहीं, हटेगा नहीं, नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नहीं हटेगा, चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो। देखा आपने, हेलोएरिन्स अगर आपने पढ़ा है, बिल्कुल देखा होगा कि अगर बेंजीन से क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी जुड़ा हो कोई ग्रुप, नॉर्मल कंडीशन में आप हटा नहीं सकते, डबल बॉन्ड करेक्टर है, बहुत मजबूत बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और बहुत देखते हैं, यही दिक्कत है वाइनाइल हैलाइड्स के साथ। ये तो हो गया एराइल हैलाइड, ये देखिए क्लोरोएथीन को देखिए, इसमें भी वही झंझट,
क्लोरोएथीन को देखो, इसमें भी तो वही है, देखो जरा, इस सी बॉन्ड Cl में भी है डबल बॉन्ड करेक्टर, एकदम जस्ट लाइक बेंजीन ही तो है, जैसे बेंजीन में था डबल बॉन्ड करेक्टर उस तरह इस यहाँ भी क्लोरोएथीन वाइनाइल है, वाइनाइल क्लोराइड में भी देखो जरा, यहाँ सी बॉन्ड Cl में है डबल बॉन्ड करेक्टर, इसका मतलब ये भी क्लोरीन नहीं हटेगा, ये भी क्लोरीन नहीं हटेगा नॉर्मली, तो आंसर तो ऑब्वियस है कि डी होगा। और हमने लिमिटेशन में लिख रखा है फिलरक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में, मैं हमेशा बोलूंगा कि भाई पढ़िए ढंग से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की चीज़ों को पढ़िए, ठीक है, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, सीक्वेंस में चीज़ें हैं, आप पढ़िए उसको, क्वेश्चन भी दिख करिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। केवल क्वेश्चन डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है जब आप उस डिस्कशन का बेसिस नहीं जानते, केवल क्वेश्चन डिस्कशन से कुछ नहीं होगा, जब आप बेसिस नहीं जानते हो क्वेश्चन बदलेंगे, क्वेश्चन ये नहीं आएगा फिर, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे तो फिर तो फटाफट हो जाएगा। अब ये डी वाले में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये है तो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है, कोई रिजोनेंस नहीं है, आसानी से HCl हट जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, RCl और AlCl3 लेते हैं, लेकिन कोई भी हैलाइड नहीं ले सकते, लिमिटेशंस है कि R क्या नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में वही पूछा गया कि R क्या क्या नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई X एंड Y, तो अब हमने देखा ये है कौन सा रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन का, एथाइन में ये हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर का, ये भी हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर का। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जुड़े हैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन में होता है 50% एस करेक्टर, 50% एस करेक्टर है कार्बन में, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो होता है कार्बन, उस तरह से उसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ H क्या होता है, एसिडिक नेचर का। तो ये दोनों ही हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, जो हमने डिवीजन पढ़ा है ये वही रिएक्शन है। तो ये है टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन क्या, ऐसा एल्काइन जिसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब जो कोई बेस से रिएक्शन कर सके। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर का, जैसे इसका रिएक्शन आप NaNH2 से कराएंगे तो यहाँ NH2 माइनस है, NH2 माइनस इस H प्लस को निकाल लेगा, NH2 माइनस इस H प्लस को निकाल लेगा, NH2 माइनस विल रिमूव दिस H प्लस, यहाँ से अमोनिया लिबरेट हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा सॉल्ट C माइनस Na प्लस। अब ये सॉल्ट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब इसका रिएक्शन जब CH3CH2Br से कराओगे तो यहाँ पे आएगा, Br को हटा के लग जाएगा, ये रिएक्शन का है SN2 भाई C माइनस, ये एल्काइन आयोडाइन क्या करेगा, आएगा Br माइनस को हटा के लग जाएगा, SN2 रिएक्शन है प्राइमरी हैलाइड में, प्राइमरी हैलाइड में। अब देखो क्या बन जाएगा, बॉन्ड CH2CH3, दिस इज X। अब आप समझदार हैं, बिल्कुल समझ जाएंगे कि आगे फिर से वही रिएक्शन होगा। अभी भी ये जो X बना है उसमें ये वाला हाइड्रोजन जो है, अभी भी जो X बना है उसमें ये हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर का, फिर से वही तो सीक्वेंस अपनाना है, फिर से वही सीक्वेंस लीजिए, एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन है, एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन है, तो CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, वही बना है ब्यूटाइन। फिर से NaNH2 करा दो, सेम रिएक्शन सीक्वेंस फॉलो करना है, NH2 माइनस H प्लस को हटा लेगा, अमोनिया निकल जाएगा, NH3 निकल गया, फिर से सॉल्ट बना CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। अब उसका वही रिएक्शन फिर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्काइन का रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं एल्काइन का चेन लेंथ बढ़ाने में, आप देखेंगे लास्ट में, पहले 2 कार्बन का जो एल्काइन था, आगे चल के आप देखिए 2 कार्बन इधर, 6 कार्बन का टोटल आपको एल्काइन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं एल्काइन का चेन लेंथ बढ़ाने में, टर्मिनल एल्काइन को, एक टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाने में यूज करते हैं। सीधे आप एथाइन से कहाँ पहुंच गए, देखिए लास्ट में हेक्स 3 आइन तक, एथाइन से हमने शुरू किया और पहुंच गए हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 आइन, दिस इज वाई, वाई, हेक्स 3 आइन।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन आयन, अरे भाई ये क्या दिक्कत है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसी यही H निकालना है बेसिस। अभी देखा कार्बन आयन बना था, क्या बना था कार्बन आयन, इसी की तो बात कर रहे हैं, ये क्या कार्बन आयन बन तो क्या। अब इसी कोई भी कार्बन आयन ले लीजिए, चलिए ये वाला कार्बन आयन, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि इस कार्बन आयन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। अरे ऑब्वियस है sp, और क्या देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस कार्बन के अगल बगल कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक ये, कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई, इस कार्बन के अगल बगल 2 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp। अब हमने बेस से कोई बेस आया, चाहिए NnH2 आया, NnH2 माइनस ने H प्लस निकाल लिया, NH2 माइनस ने इस H प्लस को हटा लिया, अमोनिया लिबरेट हो गया। तो H प्लस हटने से कार्बन का हाइब्रिडेशन तो चेंज नहीं होगा, उससे क्या मतलब है, हटने दीजिए H प्लस। अभी भी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp। हाँ अब इसके पास लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अरे पहले क्या होगा, H प्लस के निकलने से क्या हुआ, वो जो C बॉन्ड H बॉन्ड पेयर था, C बॉन्ड H का जो बॉन्ड पेयर था, अब वो लोन पेयर की तरह दिखेगा, हट गया ना, बॉन्ड हट गया। लेकिन अभी क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही तो होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होगा लोन पेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है भी। कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड HNO3। इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा, अभी अभी लिखा भी था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल कि जब बेंजीन का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 से कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। अभी कह रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑन एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4। अब KHSO4 का इफेक्ट देखने के लिए थोड़ा इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, और मैकेनिज्म के लिए कहा आप जब तक डिटेल नहीं पढ़ोगे सवाल में फंस जाएंगे, ठीक है। सवाल का बैकग्राउंड मैकेनिज्म, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर आपने पढ़ा है तो आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म पढ़ा होगा, और रेफरेंस ये वहीं से, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। इसमें ये दोनों मिलके NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, और ये H2SO4 और HNO3 मिलके इस टाइप का रिएक्शन पहले देते हैं, जिससे बनता है NO2 इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस, और NO2 प्लस कैसे बनता है, NO2 प्लस HO4 माइनस और H3O प्लस, H3O प्लस। अब ऑब्वियस, जरा देखो, ऑब्वियस है इस रिएक्शन में क्या होगा कि अगर भाई ठीक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, NO2 प्लस आ गया, वो अलग बात है, बाद में NO2 प्लस रिंग से लग जाता है, फिर रिप्रोटोनेशन स्टेट, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन की बात की जा रही है। सवाल कुछ और है कि अगर मिक्सचर में आप HSO4 माइनस डाल दे बाहर से, KHSO4 अब डालेंगे बाहर से, KHSO4 कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, और ये देगा क्या, K प्लस और HSO4 माइनस, K प्लस और HSO4 माइनस देगा, K प्लस और क्या देगा, HSO4 माइनस, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, जैसे ही आप बाहर से HSO4 माइनस डालेंगे, बाहर के HSO4 डालेंगे, क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। बाहर से HSO4 ली चेटेलियर प्रिंसिपल, किसकी बात करी जा रही है, ली चेटेलियर प्रिंसिपल की बात की जा रही है। के HSO4 डालेंगे, HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो NO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, तो आपका रिएक्शन का रेट भी स्लो हो जाएगा, आपके रिएक्शन का रेट भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करता है, R=K। अगर आप मैकेनिज्म देखें तो बिल्कुल देखा, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, रिएक्शन का रेट K प्लस NO2 प्लस दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रिएक्शन का रेट बेंजीन के कॉन्सेंट्रेशन पे, NO2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे NO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्टिंग की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप घट जाएगा, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। तो मेन अभी सवाल करने के लिए सवाल तो कुछ भी आ सकता है, वो तो ठीक है, पूरा फोकस क्या है इस क्वेश्चन का, कि क्या आपको बेंजीन के नाइट्रेशन का जो मैकेनिज्म है उससे स्टेप याद है कि नहीं। अगर वो स्टेप याद हो तो कोई भी बच्चा आसानी से कोरिलेट कर सकता था कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ एडिंग KHS4 या समथिंग एल्स।
लेकिन मैकेनिज्म ना याद हो तो क्वेश्चन ये तो नीट का ही है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मैकेनिज्म के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। तो एक प्लेन में होने के लिए भाई कार्बन जो एटम है उनका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 चाहे sp, पहले तो यही देख लीजिए। एक प्लेन में तभी तो होगा जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 चाहे sp हो। ठीक है, अब जरा देखो इसमें देखिए सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन, हर एक एटम बेंजीन का हर एक एटम का कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, दोनों बेंजीन के sp2, तो ऑब्वियसली सारे प्लेन तो यही हो गए। इसमें sp3 आ गया, आप देखिए साइक्लोहेक्सेन में sp3 आ गया तो 2 H होंगे तो 1 H हर जगह, प्लेन के बाहर 1 H, यहाँ भी sp3 आ गया, इसमें भी sp3 आ गया। ये देखो यहाँ तो sp2 वाले एटम है, बिल्कुल है sp2 वाले है, ये sp वाला है। देखिए भाई अगर हाइब्रिडेशन sp2 sp हो तो वो तो प्लेन में होंगे ही। ये देखिए ये सब sp वाले हैं, sp, लेकिन दिक्कत है इसका, इस हाइड्रोजन, ठीक है, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ दिक्कत है, ये sp3, ये भी sp3। जैसे ही sp3 वाले आएंगे नॉन प्लेनर तो हो ही जाएगा वो। तो आंसर क्या है इसका, पहला पहला। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप चेक कर सकते हैं ये सारे कार्बन तो एक प्लेन में, इस कंपाउंड में सारे कार्बन एक प्लेन में, दिक्कत है कुछ हाइड्रोजन एटम के साथ, कुछ हाइड्रोजन एटम है दो यहाँ पे दो यहाँ पे जो प्लेन में नहीं होंगे। अगर अदरवाइज सारे एटम में बता दो, अगर पूछा जाए कितने एटम एक प्लेन में है तो मैं कह रहा हूँ 4 हाइड्रोजन को बस छोड़ के, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो केवल 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन जो इसके पास है, उनको छोड़ के सारे एटम इसमें भी प्लेन में है, लेकिन भाई फिर भी तो नॉन प्लेनर तो हो ही गया। इसमें भी ये देखिए जरा, इसका भी एक स्ट्रक्चर अगर बना दे तो ये 4 हाइड्रोजन को छोड़ के आप चेक करिएगा, इन जो सर्किल मार्क किए गए हैं इन 4 हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम इसमें सेम प्लेन में है। लेकिन फिर भी नॉन प्लेनर पूछा गया है तो पूछा नहीं, ऑल एटम शुड बी को प्लेनर, इसमें गड़बड़ हो गया। तो कौन सा आंसर है, बाइफिनाइल, पहला वाला बाइफिनाइल। ठीक, ये थे हाइड्रोकार्बन पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नीट में आया है, सारे क्वेश्चन सिंगल लेक्चर में हमने कर लिए। इस तरह से हमने फिजिकल केमिस्ट्री को भी डिस्कशन किया है, जो देखिएगा ये सीक्वेंस में है। ठीक है, सारे चैप्टर हाइड्रो अभी ऑर्गेनिक को भी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर होंगे उनको भी हम लोग डिस्कशन करके एक सिंगल प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में चीज़ें होंगी, ताकि आने वाले एग्जाम से पहले फटाफट आप चाहे जब चाहें रिवीजन कर सकें। थैंक्स, जरूर देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग बात करेंगे अब हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स के। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बाद अब 12th का पोर्शन आता है, एराइल एंड एल्काइल हैलाइड में जो भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उनका डिस्कशन।